एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12 सीबीएसई की फ्लेमिंगो बुक और उसका फोर्थ चैप्टर द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लोंगालोव। इस चैप्टर की थीम या आप कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया अलग अलग हैं। सबसे पहला हम ये कह सकते हैं कि ये स्टोरी है एक ओल्ड डिसअपॉइंटेड डिसइल्यूजन्ड पेडलर या थीफ के बारे में, जिसमें बदलाव आता है क्योंकि एक विमेन, एक यंग लेडी उसकी तरफ जेनरोसिटी दिखाती है। तो उसकी जो काइंडनेस है वो उसके एटीट्यूड को बदल देती है, जो उसके लाइफ के लिए एटीट्यूड था। सेकेंड थीम में हम ये कह सकते हैं कि ये जो रैट ट्रैप है ये प्रोवाइड करता है, एक झलक देता है, एक ग्लिम्स इनटू ह्यूमन नेचर। ये एम्फसाइज करता है कि हर इंसान के अंदर, बहुत अंदर कहीं ना कहीं कुछ गुडनेस है जिसको जगाया जा सकता है लव के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो ये स्टोरी हाईलाइट करता है फैक्ट को कि कितना असेंशियल है उस गुडनेस को जगाना। अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाए या सिचुएशन आ जाए तो कई बार एक इंसान को अपनी कॉन्शियसनेस को मारना पड़ता है, पर अगर उसी इंसान को लव और अफेक्शन दी जाए तो वो टोटली डिफरेंट कैरेक्टर दिखाता है अपना। तो ये एक ह्यूमन नेचर है। तीसरी एग्जाम्पल थीम का आप उसमें बात कर सकते हो कि जो लाइफ है वो इन इटसेल्फ एक बिग रैट ट्रैप है। मतलब ये कि कोई भी इंसान आपको कोई लालच दिखा के ट्रैप कर सकता है, जैसे एक रैट को ट्रैप किया जाता है रैट ट्रैप के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैन है वो इनहेरेंटली अच्छा होता है नेचर से, और जो मटेरियल बेनिफिट्स हैं, दुनियावी जो चीजें हैं, वो उसको बुरा बनाने पे मजबूर कर देती हैं। लेकिन ये स्टोरी एक पॉजिटिव नोट पे, नोट ऑफ होप पे एंड करती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन गुडनेस, ह्यूमन काइंडनेस जो है वो एक इंसान के एटीट्यूड में चेंज ला सकती है, उसी इंसान के एटीट्यूड में जो कि खुद ट्रैप्ड है। तो ये तो थी थीम। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम ये जो टाइटल है रैट ट्रैप, इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो सेल्मा ने बहुत एप्ट और लॉजिकल टाइटल दिया है स्टोरी को। ये एक मेटाफर है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है रैट ट्रैप का ह्यूमन लाइफ के साथ। तो जो पूरी दुनिया है, द होल वर्ल्ड, वो कुछ नहीं बस एक बड़ा रैट ट्रैप है। जो रिचेस हैं, जो जॉयज हैं, जो फूड है, जो शेल्टर है, वो सब बेट्स है। बेट्स का मतलब वो जो टुकड़ा दिखाया जाता है चूहे को कैद करने के लिए। जिस मोमेंट आप वो जस्ट टच करने जाते हो उस बेट को, जो रैट ट्रैप है वो बंद हो जाता है आपके ऊपर और सब कुछ खत्म हो जाता है, जैसे चूहे के साथ होता है। तो इस स्टोरी का मॉरल मैसेज क्या है? इस स्टोरी के जरिए जो सेल्मा है वो एक मैसेज देना चाहती है, एक यूनिवर्सल अपील करना चाहती है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो गुडनेस है वो कभी भी खत्म नहीं होती, उसको जगाया जा सकता है कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ, अफेक्शन के साथ, काइंडनेस के साथ, लव के साथ। तो इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है मिस एडला, जिन्होंने एक बेसिक गुडनेस जगाई थी एक पेडलर के अंदर, जो कि एक थीफ भी थे। उन्होंने उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया था एक नोबल पर्सन के अंदर। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इस स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो है रैट ट्रैप सेलर, जिसे हम पेडलर भी बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं कैप्टन वॉन स्टाले। सेकंड है एक क्रॉफ्टर जो एक ओल्ड मैन है। तीसरे जो हेल्पर्स हैं, एक मिल की बात की गई है, ब्लैक स्मिथ्स जो है मिल के अंदर। नेक्स्ट है आयरन मिल के ओनर, और अगला कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है एडला विल्मेंसन, जो कि डॉटर है उस आयरन मिल ओनर की। तो फटाफट एक बार चैप्टर शुरू करने से पहले कैरेक्टर स्केच डिस्कस कर लेते हैं इन सब कैरेक्टर्स का। सबसे पहले मैं बताती हूँ पेडलर, या आप कह सकते हैं जो रैट ट्रैप बेचते हैं, जिनको एक नाम दिया गया है कैप्टन वॉन स्टाले। सो जो पेडलर है वो एक पुअर वैगाबॉन्ड है, मतलब इधर उधर एक वॉन्डरर की लाइफ जीते हैं। रैट ट्रैप्स बेचते हैं अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, टू कीप हिज, आप वर्ड यूज कर सकते हैं, बॉडी एंड सोल टुगेदर। और कई बार उनको थीफ बनना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए, एज ए लास्ट रिजॉर्ट। तो वो एक रियलाइज करते हैं सच कि ये जो दुनिया है ये खुद में एक रैट ट्रैप है, जिसमें जो मेन है, विमेन है, वो सब रैट्स हैं, वो सब वल्नरेबल हैं कि उनको ट्रैप किया जा सकता है अलग अलग लालच दिखा के, बेट्स दिखाकर। तो वो इनहेरेंटली अंदर से एक बुरे इंसान नहीं है जो रैट ट्रैप सेलर हैं। उनके अंदर कुछ अच्छाई है, कुछ गुडनेस है, जो कि जगाई जाती है बाय एडला, जो आयरन मिल ओनर की बेटी है,
जो एल्डेस्ट डॉटर है आयरन मास्टर की। तो इन दी एंड ये होता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और जो पैसा उन्होंने चुराया होता है वो वापस उस क्रॉफ्टर को दे देते हैं एडला के जरिए, जिन्होंने उनका इतना ध्यान रखा था। सेकंड बात करते हैं एडला विलमेंसन की। वो एल्डेस्ट डॉटर है आयरन मास्टर की। वो बिल्कुल सुंदर नहीं है पर बहुत मॉडेस्ट है, क्वाइट है, शाय है, काइंड हार्टेड है, बहुत कंपैशनेट है। वो बहुत स्मार्ट है ये समझने के लिए कि जो पेडलर की आंखें हैं वो क्या बोल रही हैं, कि शायद वो जेल से भागा हुआ है या उसने कोई सामान चोरी किया हुआ है। वो एक अमेजिंग ह्यूमन बीइंग है और एक बहुत अच्छी होस्ट है। मतलब उनके घर पे जैसे कोई इंसान आता है उनको बहुत अच्छे तरीके से वो ट्रीट करती है। तीसरा कैरेक्टर है अ क्रॉफ्टर। वो लोनली इंसान है, कोई भी नहीं है उनके पास बात करने के लिए। वो बहुत खुश होते हैं जब पेडलर उनके पास आते हैं, वो उनको शेल्टर देते हैं और वो एक जेस्चर करते हैं उनकी तरफ कि मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ, आपको कंफर्टेबल कराऊंगा। और वो बहुत जेनरस होते हैं और वो काम कर चुके होते हैं एज अ क्रॉफ्टर एट रामशो आयरन वर्क्स। आप क्रॉफ्टर को बोल सकते हैं जैसे फार्मर जो एक टेनेंट के तरीके से काम करता है, किसी के फार्म पे जाके काम करता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे क्रॉफ्टर हैं वो ट्रस्ट कर लेते हैं एक स्ट्रेंजर को बहुत आसानी से और उसके अंदर कन्फाइड करते हैं, अपने सीक्रेट्स बताते हैं। अब बात करते हैं टॉम, जो कि एक आयरन मास्टर थे, आयरन वर्क्स के ओनर थे। तो जो आयरन मास्टर थे वो ओनर थे एक बड़ी आयरन फैक्ट्री के एट रामशो आयरन वर्क। उनका ये एम्बिशन था कि वो शिप आउट करे सबसे बेस्ट आयरन मार्केट के अंदर। बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत कॉन्शियस थे अपनी ड्यूटी को लेकर और लेट नाइट जाके भी इंस्पेक्ट करते थे कि उनके फैक्ट्री में लोग कैसे काम करते हैं। पर उनकी एक सबसे बड़ी गलती स्टोरी के अंदर ये है कि उनको ये लगता है कि जो रैट ट्रैप सेलर है वो उनके पुराने फ्रेंड हैं और उनका ये बेसिक इंस्टिंक्ट आता है कि मैं उनको अपने घर लेके जाऊं, अपनी बेटी से मिलाऊं। तो वो बहुत काइंड हार्टेड और बहुत हेल्पफुल एक्ट करते हैं उस टाइम पे। पर डेफिनेटली वो उसको अपने घर लेके भी जाते हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं। पर स्टोरी क्या है क्या नहीं ये अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरी है ये। तो एक बार की बात है, एक इंसान था जो बेसिकली जीता था रैट ट्रैप्स बना के, वायर के, और उनको बेच के। तो उसका मेन ऑक्यूपेशन ये था कि फ्री टाइम में बैठ के वो अपने रैट ट्रैप्स बनाता था। फ्री टाइम का मतलब आप लिख सकते हैं एट ऑड मोमेंट्स। और उसको बनाने के लिए जितना भी सामान चाहिए होता था वो बेग कर करके लोगों से लेता था, बेशक वो स्टोर के लोग हो या बिग फार्म्स के। पर फिर भी उसका जो बिजनेस था इतना नहीं वो अर्न कर पा रहा था कि उसको कुछ प्रॉफिट हो पाए। तो इसीलिए उसको भीख मांगनी पड़ती थी, स्टील करना होता था ताकि वो सरवाइव कर सके। इसको आप लिख सकते हो टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि टू स्टे अलाइव उसको बेग या स्टील करना पड़ता था। उसके क्लोथ्स फटे हुए थे, टॉर्न थे, वॉर्न आउट थे। उसकी जो चीक्स थी वो लोअर्ड थी, मतलब ऐसे गिरी हुई थी जैसे माल नरिश लोगों की होती है। और आसानी से देखा जा सकता था कि उसकी आंखों में हंगर थी कि मेरे को खाना नहीं मिला। तो जो लाइफ थी रैट ट्रैप सेलर की, जिसे बुक में बोला गया एक वैगाबॉन्ड, जो एक वॉन्डरर था, वो बहुत सैड थी, बहुत बोरिंग थी, होमलेस था, बहुत स्लो था वो। उसकी फीट, पैर बहुत हैवी थे और वो वॉक करता था जो रोड है उसके बिल्कुल किनारे पे, अपने थॉट्स में गुम, अपनी दुनिया में गुम चलता होता था। लेकिन फाइनली एक दिन जब वो अपने थॉट्स में इतना गुम था, उसको एक इंटरेस्टिंग चीज रियलाइज हुई। जो इंसान है वो एक रैट ट्रैप में फंसा हुआ है। ये उसके दिमाग में आया कि जो पूरी दुनिया है, लैंड, सी, सिटीज, विलेजेस, ये सब एक रैट ट्रैप है। उसको ये लगा कि कोई मीनिंग ही नहीं है हमारी एग्जिस्टेंस का इस वर्ल्ड पे, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, एक टेम्पटेशन है, आपको अपनी तरफ को बुला रही है। जैसे आप कह सकते हैं चीज या पोक जो ऑफर करता है एज अ बेट। बेट होता है वो जो खाना आप प्लेस करते हो ना हुक के अंदर, ताकि रैट को ट्रैप किया जा सके। तो ये जो कंफर्ट्स हैं लाइफ के, जो हमें ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, जैसे रैट को ट्रैप किया जाता है, ये कुछ नहीं, ये टेम्पटेशन है, ये बेट्स है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही कोई भी इंसान अपने आप को कंफर्ट जोन में लेकर जाता है, जहां पर वो
आराम से इंजॉय कर सके, जॉयफुली रह सके, खाना मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, हम ये कह सकते हैं वो ट्रैप हो जाता है इस रैट ट्रैप के अंदर। और वो रैट ट्रैप क्या है? ये दुनिया। और वो खाना क्या है? वो सब टेम्पटेशन जो अपनी तरफ उसे खींच रही है। इस दुनिया में आज तक, अभी तक रैट ट्रैप सेलर को कोई इंसान नहीं मिला था जो उसकी तरफ काइंड हो। सबको ऐसा ही लगता था कि बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो ये उसका फेवरेट पास टाइम बन गया था कि अपने डल मोमेंट्स में वो ऐसे थॉट्स दिमाग में लेकर आता था जो उसको खुश कर देते थे। तो वो ऐसे सोचना शुरू कर देता है। तो जो लोग उसकी तरफ बुरा व्यवहार करते थे वो उनके बारे में बुरा सोचना शुरू कर देता है। वो इमेजिन करता है उन लोगों के बारे में जो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं रैट ट्रैप में, इस वर्ल्डली थिंग के, और वो जो होने वाले हैं, जो चाहते हैं कि हम इस रैट ट्रैप में फंस जाए। तो एक शाम की बात है, जो रैट ट्रैप सेलर है वो बहुत स्लोली स्लोली वॉक कर रहा था। आप ये कह सकते हैं ही वॉज ट्रजिंग। बेसिकली ट्रजिंग का मतलब वॉकिंग स्लोली। तो जाते जाते उसने एक छोटा सा ग्रे कॉटेज देखा जो रोड के बिल्कुल साइड पे था, और उसको मन किया कि मैं उस कॉटेज पे जाता हूँ। और उसने जाकर डोर नॉक किया उस कॉटेज का कि एक रात के लिए उसे वहां पर पनाह मिल जाए। जनरली उसकी कोई भी मदद नहीं करता था, कोई उसे वेलकम नहीं करता था, बट वहां पर एक ओल्ड मैन ने जब दरवाजा खोला तो उसे वेलकम किया। वो इंसान बहुत लोनली था, ना उसकी वाइफ थी, ना उसके बच्चे थे। बहुत खुश हुआ उस रात के लिए कि उसको कंपनी मिल गई। तो ओल्ड मैन ने उसे पहले पॉरेज दिया, दलिया दिया खाने को, उसके साथ टबैको शेयर किया, और उसके बाद उसके साथ गेम खेली, कार्ड्स की। आप कह सकते हो मजोलिस एक गेम होती है जो आप कार्ड्स के साथ खेलते हो, और बेड टाइम तक वो खेलते रहे। तो जो रैट ट्रैप सेलर था उसे ये लगा कि ये जो ओल्ड मैन है ये काफी अच्छा इंसान है कि अपना खाना मेरे साथ शेयर कर रहा है। और इसके अलावा उसने अपने सीक्रेट्स भी उसे बताए पेडलर को। वो उसे बताता है कि एक टाइम था जब मैं बहुत अमीर इंसान था और मैं वर्क करता था एक रेंटेड फार्म के ऊपर, जो मैंने आपको बताया जिसे हम बोलते हैं क्रॉफ्टर, एक पर्सन जो काम करता है किसी के फार्म पे, रेंटेड फार्म पे। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है, काम नहीं कर सकता, तो वो उसकी काऊ से जो भी सामान मिलता है उसको बेच के पैसे कमा लेता है। और उसकी जो काऊ है इतना मिल्क रोज दे देती है कि वो जाकर फैक्ट्री में बेच सके, जिससे चीज निकल सके या क्रीम निकल सके। तो जो ओल्ड मैन है वो उसे बोलता है कि मैं 30 क्रोनोस, क्रोनोस जो है वो करेंसी है स्वीडन की, इतने कमा चुका हूं लास्ट मंथ क्योंकि मेरी गाय ने इतना दूध दिया था। तो जो रैट ट्रैप सेलर है वो बिलीव नहीं कर पाता कि ये जो ओल्ड मैन है इसके पास काऊ है, ये इतना पैसा कमा रहा है और वो भी मुझे बता रहा है। फिर उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो उसे बताता है कि ये देखो, ये लेदर पाउच जो है जो टंगा हुआ है विंडो की साइड पे, वहां से नोट निकाल कर उसे दिखाता है कि ये देखो 10 क्रोनोस के नोट हैं जो मुड़े हुए हैं। 30 क्रोनोस थे ना, तो 10 के नोट थे, और उसे करेंसी नोट दिखाता है कि देखो मैं सच बोल रहा हूं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, और वापस पाउच में रख के वहीं पे टांग देता है। इतना सीक्रेट बताता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जो रैट ट्रैप सेलर है और जो क्रॉफ्टर है वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। तो जो क्रॉफ्टर था वो जल्दी में था क्योंकि उसने जाकर काऊ का मिल्क निकालना था। इवन जो रैट ट्रैप सेलर है वो उठकर बोलता है कि अब मैं जाता हूं, अपना बेड छोड़ता है, और वहां से वो निकल जाते हैं कॉटेज से, सेम टाइम पे निकल जाते हैं। तो जो ओल्ड मैन है वो कॉटेज को लॉक कर देता है और अपने काम पे चला जाता है। तो रैट ट्रैप सेलर उसको बोलता है कि थैंक यू, और वो अपने रास्ते निकल जाता है। दोनों अपने अपने रास्ते गए। अब आधे घंटे के बाद जो रैट ट्रैप सेलर है वो वापस उस कॉटेज में आता है, विंडो को तोड़ता है, और वो जो पाउच वहां पर टंगा हुआ था उसको निकाल के, उसमें से पैसे निकाल के अपनी जेब में डाल देता है, और पाउच को वापस वहां पे टांग के अपने रास्ते निकल जाता है। अब जो पेडलर है वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी पॉकेट में पैसा आ चुका था। तो जैसे ही वो वहां से निकलता है और फॉरेस्ट की तरफ को मुड़ता है तो उसको ये लगता है कि इट्स बेटर कि मैं फॉरेस्ट के रास्ते से अपना रास्ता निकालूं, क्योंकि अगर मैं हाईवे पे गया तो डर ये है कि मेरे को पकड़ा जा सकता है क्योंकि मैंने चोरी की थी। तो इनिशियली उसको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा फॉरेस्ट में से निकलते हुए, बट थोड़ी देर बाद वो रास्ता अपना भटकने लगा। उसे लगा कि बार बार वो वापस उसी जगह पर आ रहा है। वो बेशक राइट डायरेक्शन में जा रहा था बट सब जगह उसको एक जैसी लग रही थी, कंफ्यूजिंग लग रही थी,
और वो वापस उसी जगह पे आके खड़ा हो रहा था। और इस पॉइंट पे उसको ये लगता है कि वो फंस चुका है एक ट्रैप के अंदर, ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड, जैसे बाकी लोग फंसते हैं लालच को देख के, टेम्पटेशन को देख के। तो उसको फूल किया गया था वो मनी दिखाकर, जो कि एक बेट था, और उसने वो चुरा लिया था, वो फंस चुका है। और ये जो फॉरेस्ट है बेसिकली ये एक प्रिजन है। प्रिजन किस चीज का? लंबी लंबी ट्रंक्स और ब्रांचेस का। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको वो पास नहीं कर सकता। तो बुक में वर्ड यूज किया गया है इम्पैसिबल, यानी कि जो जिस चीज को आप क्रॉस नहीं कर सकते। क्योंकि दिसंबर का मंथ था और आपको पता है विंटर्स जल्दी हो जाती है दिसंबर के मंथ में, और स्वीडन बीइंग अ कंट्री जो बिल्कुल ही पोल के पास है, वहां तो ज्यादा ही जल्दी हो जाती है। तो जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, उसकी जो होप थी कि शायद मैं फॉरेस्ट से निकल सकूं, वो सब कुछ वेन में जाने लगा। उसकी आशा बिल्कुल खत्म होगी। अब उसे ये डर था कि उसकी जो लाइफ है वो खतरे में है, और उसको होपलेसनेस की फीलिंग आ रही थी। उसको लगा कि अब उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा। तो वो ग्राउंड पे बैठ गया, थका हुआ, टेरिफाइड, और सोच रहा था कि अब बस मेरा अंत आने वाला है, खत्म होने वाला। तो जैसे ही उसने अपना जो हेड है वो ग्राउंड पे रखा, उसने बहुत जोर के आवाज सुनी, और वो भी रेगुलर आवाज, ठक ठक ठक। तो वो जो साउंड थी वो रेगुलर इंटरवल पे आ रही थी। आप ये कह सकते हैं थंपिंग साउंड थी। जब कोई बहुत हैवी चीज को किसी और चीज पे मारा जाता है तो वो जो आवाज आती है उसे हम थंपिंग साउंड बोलते हैं। तो उसे रियलाइज हुआ ये जो साउंड आ रही है ये ऐसी है जैसे हैमर के स्ट्रोक्स, हथौड़े के स्ट्रोक्स बज रहे होते हैं, और वो एक्चुअली आवाज आ रही थी एक आयरन मिल से। तो उसे लगा कि शायद नियर बाय आसपास कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, और इस थॉट से उसने सारी हिम्मत दोबारा से जुटाई और बड़ी डिफिकल्टी के साथ स्टैगर करता हुआ, मतलब जब आप चल नहीं पाते, वो उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया जहां से आवाज आ रही थी। अब जो रामशो आयरन वर्क्स थे वो एक बहुत बड़ा प्लांट था जो काफी देर से शट डाउन हो गया था, मतलब कुछ साल पहले। तो उस जगह में बेसिकली एक स्मेल्टर था। स्मेल्टर एक मशीन होती है जिसके अंदर मेटल को डाल के मेल्ट किया जाता है ताकि वो एक पर्टिकुलर शेप ले ले। वहां पर रोलिंग मिल थी। रोलिंग मिल मशीन होती है जिसके अंदर मेटल को रोल करके उसकी शीट्स निकाली जाती है। और वहां पे एक फोर्ज था। फोर्ज एक शॉप होती है जहां पर मेटल को आप कह सकते हैं हीट किया जाता है, मोर लाइक अ फर्नेस। तो समर्स के अंदर लंबी फ्लैट बॉटम की जो बोट्स होती हैं वो सामान लेकर आती थी डाउन द कैनाल में चलती हुई नीचे, जो कि एक इनलैंड में आकर, इनलैंड लेक में आकर सप्लाई करती थी मटेरियल मिल को। और विंटर में वो जो रोड्स हैं वहां पर आसपास वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती थी बिकॉज ऑफ द कोल्ड डस्ट जो आता था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट किए जाते थे ना चारकोल के क्रेटर्स। तो वहां पर जो कोल है वो सिफ्ट होता था। सिफ्ट का मतलब आप ये कह सकते हैं जैसे छन्नी से कोई चीज निकलती है, वैसे थोड़ा थोड़ा करके वो स्प्रिंकल होता हुआ गिरता जाता था रोड्स के ऊपर। तो उस टाइम पे वो जो लंबी डार्क इवनिंग थी, जो क्रिसमस के आसपास के दिन थे, उस टाइम पे वो जो मास्टर स्मिथ था और उसके जो हेल्पर्स थे वो बैठे हुए थे एक डार्क फोर्ज के ऊपर। फोर्ज होता है एक, मैंने आपको बताया, शॉप जहां पर मेटल को हीट किया जाता है। तो वो बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म पे बैठे थे, बिल्कुल पास फर्नेस के। तो उस इंसान ने एक लंबी शर्ट डाली हुई थी, वुडन शूज डाले हुए थे, और दोनों वेट कर रहे थे पिग आयरन के लिए जिसको उन्होंने डाला था फर्नेस के अंदर ताकि वो रेडी हो जाए और उसको डाल दिया जाए एक एनविल के अंदर। एनविल होता है एक हैवी ब्लॉक जिसका टॉप फ्लैट और उसको यूज किया जाता है अलग अलग शेप्स देने के लिए। तो पिग आयरन निकाल के उसके अलग अलग ढांचे बनाए जाते हैं, और बार बार वो टर्न्स लेकर स्टिर कर रहे थे उस लिक्विड को क्योंकि वो बहुत गर्म था। तो काफी देर तक वो वहां बैठे रहे, जो हीट है उनको बर्दाश्त करनी पड़ती थी क्योंकि वो जो आप स्टिर कर रहे हो उससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है, तो पसीने भी छूटते थे। तो अलग अलग तरीके की आवाज आ रही थी उस फोर्ज में से। वहां पर एक बड़ा सा बेलोज था। बेलोज होता है एक बड़ा सा एयर का बैग जिसको प्रेस किया जाता है या उसमें से हवा निकाली जाती है ताकि आग को और भड़काया जा सके और ज्यादा उसे फायर लेकर आई जा सके उसके अंदर। तो वहां पर वो जो बिग बेलोज था उसको यूज किया जा रहा था ताकि हवा डाली जा सके फायर के अंदर। वो बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था।
तो ये जो आवाज थी, इसके अलावा जो क्रैकिंग कोल की आवाज थी वो भी आ रही थी। और इसके अलावा जो अलग साउंड थी वो ये थी कि जब चारकोल को हिलाया जा रहा था, मूव किया जा रहा था फायर बॉयज के द्वारा, उसकी भी आवाज आ रही थी। तो जो साउंड्स थी ये सारी अलग अलग किस्म की ये उस मिल में से आ रही थी। इसके अलावा वहां पर वाटरफॉल भी थी और बहुत तेजी से हाई स्पीड से नॉर्थ विंड जो है वो हिट कर रही थी रेन ड्रॉप्स को, जो कि ब्रिक के ऊपर जो जो उनकी छत थी, रूफ थी, वो ब्रिक की थी, उसके ऊपर बज रही थी, तो आवाज कर रही थी। तो कितनी सारी आवाजें आ रही थी। तो डिफरेंट टाइप की आवाज की वजह से जो ब्लैक स्मिथ थे उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि एक इंसान ने गेट खोला था फोर्ज का, जहां पर मेटल को गर्म किया जाता है, और वो एंटर कर चुका था और वो बिल्कुल फर्नेस के पास में ही खड़ा था। उनको पता था कि बहुत सारे होमलेस इंसान इस टाइम पे आते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, लाइट्स जल रही होती हैं, अंदर आके देखते हैं विंडो पैनल में से, पर ज्यादा दिखाई नहीं देता क्योंकि जो विंडो है वो भी ब्लैक पाउडर जो बर्न्ट कोल का होता है उससे कवर्ड होते हैं, और वो यहाँ आके शेल्टर लेते हैं। तो आपकी बुक में वर्ड यूज किया गया है सूटी पेन्स, कहने का मतलब जो विंडो पेन्स हैं वो कवर्ड थे सूट के साथ, मतलब ब्लैक पाउडर जो प्रोड्यूस होता है जब कोल, वुड या किसी और चीज को बर्न किया जाता है। तो वो लोग आके वहां शेल्टर लेते हैं, अपने आप को गर्म रखते हैं क्योंकि आग जल रही होती है। तो ब्लैक स्मिथ्स को यूज टू थे, देवर कस्टम कि ऐसे विजिटर्स आएंगे, और वो ध्यान भी नहीं देते थे उनकी तरफ, उनको जस्ट एक लुक देके वो अपना काम करते थे। तो इस बार भी उन्होंने यही किया। जब वो रैट ट्रैप सेलर जो है वो वहां आया, उन्होंने उसको जस्ट एक लुक दी, और जो रैट ट्रैप सेलर था वो वैसे ही बाकी वॉन्डरर्स जैसा लग रहा था। उसकी लंबी सी बियर्ड थी, डर्टी थी, गंदे कपड़े थे, एक बंच ऑफ रैट ट्रैप्स उसने पकड़े हुए थे, वो लटके हुए थे उसकी चेस्ट के साथ। तो जो पेडलर है उसने परमिशन मांगी ब्लैक स्मिथ से कि मैं आज की रात यहाँ पर रुक जाऊं। तो उसने अलाउ कर दिया पेडलर को, पर बड़े एरोगेंट वे में कंसेंट दी, जस्ट ऐसे नॉड किया और कुछ वर्ड बोला ही नहीं। अब इसके बाद क्या होता है वो मैं आप लोगों को पार्ट 2 में बताऊंगी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। विल मीट नेक्स्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।